नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। उम्मीद है कि हम अपने मैथ की तैयारी को कंटिन्यू किए हुए हैं और हमने सभी सब्जेक्टों को अपनी कंपटीशन के आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए कंटिन्यू बनाए रखा है। हम उसका अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं और जो बातें हम भूल चुके हैं या जो बातें हमें नहीं आती हैं, हम उन बातों को सीख भी रहे हैं। और इसी प्रोसेस में हमने मैथ के एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को प्रारंभ कर लिया है और इस चैप्टर में हम निरंतर कुछ नया सीखने की शुरुआत कर चुके हैं। तो चलिए आज उसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं आज हमें प्रॉफिट एंड लॉस जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि आज भी कुछ नया सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से आज के सफर को। तो आता है आपके सामने एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा। कह रहा है जब एक वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाता है तब कह रहा 25% का लाभ होता है। एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है जब एक वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाता है तब कह रहा 25% का लाभ होता है, और यदि ऐसी ही 6 वस्तुओं को 1056 रुपए में बेचा जाए तो पूछ रहा है बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत होती हुई देखिएगा क्या कह रहा है। उसे बोला जब एक वस्तु को कह रहा है जब 200 रुपए में बेचा तो कह रहा 25% का लाभ हो जाता है। तो क्वेश्चन ये उठा, आप ये पता कर लो कि 200 रुपए में बेचने से अगर आपको 25% का लाभ होता है तो आप ये पता कर लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य तो आप निकाल ही लेते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है आपको पता है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 25%। लाभ का मतलब क्या हो जाएगा 125। कट कर देंगे 25 पंचे 25 चौको 5 चौको 20। तो कहने का मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 160 रुपए। कहने का मतलब ये जो वस्तु है वो एक वस्तु आप कितने रुपए में खरीदे हो, आप बोलोगे 160 रुपए में। अब आप ये और पता कर लीजिए कि आप एक वस्तु बेचते कितने में हो। देखिए क्या कह रहा है, तथा कह रहा है यदि ऐसी ही 6 वस्तुएं कह रहा है 1056 रुपए में बेचते हैं। कह रहा है ऐसी ही 6 वस्तुएं में 1056 रुपए में बेचते हैं तो पूछ रहा बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अच्छा एक बात बताएं, आप 6 वस्तु 1056 रुपए में बेच रहे हैं तो यहां से आप ये नहीं निकाल सकते कि आप एक वस्तु कितने की बेचोगे। निकाल सकते हैं, भाग दे दीजिए 6 का। जब इसमें 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, 4 बचेंगे 45 हो जाएंगे, 6 सत्ती 42, 3 बचे और 6 चरंग 36। तो कहने का मतलब आपकी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया 176 रुपए। देखिएगा बहुत ही आसान सा शब्द क्या बन रहा है आपका, ये लाइन बनी कि आप एक वस्तु खरीदते 160 रुपए में हो और उसे बेचते 176 रुपए में हो। वो पूछ रहा है बताइए कितने प्रतिशत लाभ होगा। अरे भाई कितने प्रतिशत लाभ होगा ये तो बात की बात, आप पहले ये बताइए कितने का लाभ होगा। आप बताइए कितने का लाभ होगा, आप बोलोगे 16 बटे क्रय मूल्य आपका क्या है 160 और गुणा किसका करोगे 100 का। 0 से 0 और 16 से 16 कट जाएगा तो आप अपना सीधा सा आंसर क्या बोल दोगे 10% का लाभ। यही तो आंसर आएगा। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर आ गया होगा 10% का लाभ। एक बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है, लेकिन शुरुआत हमेशा बेसिक क्वेश्चन से ही की जाती है, लेकिन उसके बाद हमें उन बातों को भी सुनना और सीखना होता है जो हमारे लिए सीखनी और सुननी हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक होती हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक नजर और डालते हैं। उसे बोला था 200 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है। तो जब 200 में बेचने से 25% का लाभ होता है तो हमने उसका क्रय मूल्य निकाला, तो उसका क्रय मूल्य जो निकल के आया वो कितना आया 160 रुपए। उसके बाद कह रहा था कि हमने 6 वस्तुएं ऐसी ही 6 वस्तुएं 1056 रुपए में बेची हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर आप 6 वस्तुएं 1056 रुपए में बेचेंगे, अगर आप 6 वस्तुएं 1056 रुपए में बेचेंगे तो एक वस्तु कितने की बेचेगी, आप बोलोगे 176 की। खरीदी 160 की थी, बेच 176 में रही तो क्या होगा लाभ होगा कितने का 16 बटे क्रय मूल्य 160 गुणे 100 और कैलकुलेट कर देंगे और अपना राइट आंसर आ जाएगा 10% का लाभ। बताइए प्यारी सी बात आप सभी को समझ में आई है या नहीं। वेरी गुड। और अगर आपको ये प्यारी सी बात, एक सरल सी बात आपको अच्छी तरीके से आती थी, आपने अच्छी तरीके से शुरुआत की हुई है, तो चलिए कुछ सीखने का शुरुआत करते हैं और इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। आइए मिलिएगा अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। आता हुआ बदल गया है क्वेश्चन, बहुत ही खास क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 4800 रुपए में गेहूं खरीदता है, वह इसका 2/5 भाग कह रहा 25% लाभ पर बेचता है और कह रहा शेष गेहूं को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल 19% का लाभ हो। क्वेश्चन दो तरीके से हम लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको बेसिक भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक लगाएंगे तो हो सकता है हम अपनी कैलकुलेशन में ज्यादा समय दे दें, काफी समय लग जाएगा इसको बेसिक लगाने में। और आपको आता है बेसिक, आप लगा लीजिए, आप बेसिक आता है आप लगा सकते हैं। क्या उसने बोला 4800 का 2/5, तो आप 4800 का 2/5 निकाल लीजिए और जो भी 2/5 भाग आए उसको 25% लाभ पर बेच दें और पूरे सौदे में आपको 19% लाभ चाहिए, यानी कि 4800 पे 19% लाभ ले लें। फिर इसके बीच का अंतर निकाल के आप बताएं भैया कितना आएगा। लेकिन ये बेसिक अगर कैलकुलेशन हम एग्जाम हॉल में करने बैठ गए तो हम काफी समय दे जाएंगे, तो वहां ऐसा भी नहीं देना है। तो वहां क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन है इसको उर्ली और नजरों से कैसे करना होगा आइए सीखते हैं, तैयार होइएगा। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो ये होता है वो कौन कितना भाग बेच रहा है। यार रुपए से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें रुपए से कोई लेना देना नहीं है। वो 4800 दे रहा है या 48,000 दे रहा है, इससे हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू सिर्फ इतना है वो कितना भाग बेच रहा है। वो कह रहा है 2/5 भाग, बड़े गौर से सुनिएगा। वो कह रहा है 2/5 भाग, हमने कह रहा 25% लाभ पर बेचा है। कह रहा बताओ शेष गेहूं को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे में 19% का लाभ हो। अच्छा, वो कह रहा है 2/5 भाग। अब पूरा भाग कितना है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी पूरा भाग होगा उसका हमें 2/5 करना पड़ेगा। तो पूरा भाग हमें मानना है, क्या मानेंगे थोड़ा सा गौर सुनिएगा। पूरा भाग हमेशा वही मान लिया जाता है, देखिए हम जो भी पूरा भाग मानेंगे उसका हमें 2/5 करना पड़ेगा। 2/5 का मतलब उसमें हमें 2/5 का गुणा करना पड़ेगा। हमें 2/5 से गुणा करने में डर नहीं लगता, डर ये लगता है कि जो भी भाग मानेंगे उसमें 5 का भाग देना पड़ेगा। तो बताइए हम ऐसा क्या टोटल भाग मान लें जिसमें 5 का भाग तुरंत चला जाए। तो आप जानते हैं कि हमेशा जो माना जाता है जब किसी का निकालना होता है तो हमेशा वही संख्या मान लेते हैं जो नीचे लिखी होती है। तो मान लिया इसे टोटल भाग है 5। बड़े गौर सुन लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए बड़े आराम से सिर्फ सुनना है, हमें समझना है और सीखना है, क्योंकि एक बार अगर ये बात समझ में आ गई तो इसके आगे आने वाले क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। हमने मान लिया हमारा टोटल भाग है 5 और 5 का कह रहा है 2/5, तो 5 का 2/5 कितना हो जाएगा 2। तो शेष भाग कितना बचेगा, 5 में 2 भाग बच गया तो शेष कितना बचा 3, और जबकि टोटल भाग अपना कितना है 5। यहां किसी कोई प्रॉब्लम। और कह रहा है जो दूसरा भाग है वो हमने कह रहा 25% लाभ पर बेचा, तो दूसरे भाग को अगर 25% लाभ पर बेचोगे तो आपको टोटल कितना बन जाएगा 50%। कह रहा है जो ये शेष भाग है इस भाग को हम कितने परसेंट लाभ पर बेचें ताकि कह रहा पूरे सौदे में 19% लाभ हो। देखिए पूरा सौदा हमारा 5 है और उस पर अगर 19% लाभ चाहिए तो 19 पर 95% चाहिए। तो पूछ रहा है बताइए जो तीसरा भाग है वो कितने परसेंट लाभ पर बेचना है। देखिए हमें टोटल 95% चाहिए, हमें 50% मिल चुका है। अच्छा बताइए कितने परसेंट और चाहिए। देखिएगा हमें टोटल 95% चाहिए, हमें 50% मिल चुका है। अच्छा बताइए कितने परसेंट और चाहिए, तो आप बोलोगे 45% और चाहिए। लेकिन ये 45% कितना भाग है 3। जब तीसरा हिस्सा बराबर 45% है तो एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा 15% लाभ। वेरी गुड। कहने का मतलब अगर आप इस तीसरे हिस्से को 15% लाभ पर बेच दोगे, शेष हिस्से को अगर आप 15% लाभ पर बेचोगे तो आपको पूरे सौदे में क्या होगा 19% का लाभ। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को आपने समझने का प्रयास किया हुआ है। बोलिए इस बात को सीखना प्रारंभ किया है या नहीं। वेरी गुड। अगर बात समझ में आई है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं बात समझ में आई है तो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बात ना समझ में आने का मतलब है कि अभी हमारे सीखने का सफर स्टार्ट है और हमारे सीखने का एक मौका हमारे पास और है। आइए जल्दी से एक नजर और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से एग्जाम हॉल में नजरों से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, हम उसने बोला है 2/5 भाग, वो कह रहा 25% लाभ पर बेचा। आप तुरंत ऐसा भाग मानना जिसका 2/5 हो जाए, तो हमने तुरंत भाग मान लिया 5। तो 5 का 2/5 यानी कि दूसरा हिस्सा। कह रहा दूसरा हिस्सा हम 25% लाभ पर बेचते तो शेष कितना बचेगा तीसरा हिस्सा। कैसे, 5 में से 2 घटाओगे शेष बचेगा तीसरा हिस्सा, और जबकि टोटल हमारा कितना है 5वां हिस्सा। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा है जो 2/5 भाग है वो 25% लाभ पर बेचते हैं, यानी कि दूसरा हिस्सा हम 25% पर बेचेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 50%। कह रहा है शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचें ताकि पूरे सौदे में 19% लाभ हो जाए। पूरा सौदा हमारा 5 है तो 5 का 19% यानी टोटल आपको कितना चाहिए 95%। अब देखिएगा आपको टोटल चाहिए 95 और आपको मिल चुका है 50। 95 चाहिए, 50 मिल चुका। बताइए भैया कितना बाकी रह गया, आप बोलोगे 45%।
कितना बाकी रह गया 45%, और आपका भाग कितना है 3, यानी कि 3 हिस्सा बराबर 45 है। जब 3 बराबर 45 है तो भैया 1 बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 बराबर होगा 15%। सही है, तो कहने का मतलब आप शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचेंगे, 15% लाभ पर। आशा करते हैं आप सीखने का और समझने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और अगर आप इस क्वेश्चन को समझने और सीखने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं तो इसी प्रयास को और आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं इसी पैटर्न पर बिल्कुल सेम टू सेम एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ चुका है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर हमने इस क्वेश्चन को रुपए का यूज करना स्टार्ट कर दिया तो हम काफी समय दे जाएंगे, और इतना समय हमारे एग्जाम हॉल में नहीं होगा। तो देखते हैं हम क्या करेंगे। वो कह रहा है कि 8400 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है और वह इसका 3/5 भाग, कह रहा है 3/5 भाग 15% लाभ पर बेचता है। 3/5 भाग, टोटल भाग कितना है नहीं मालूम, तो आप मान लोगे, क्या मानोगे, टोटल भाग हमने मान लिया 5, तो 5 का जब 3/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 5 में जब तीसरा हिस्सा बेच चुका है तो कितना हिस्सा बाकी रह गया 2, और टोटल कितना है 5। बताइए यहां लिखने में कोई समस्या है। उसे बोला है 3/5 भाग आपने 15% लाभ पर बेचा है, तो जब तीसरा हिस्सा 15% लाभ पर बेचा है, टोटल आपको कितना मिला 15×45। कह रहा है शेष वस्तु को हम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें ताकि पूरे सौदे में क्या चाहिए 20% लाभ। पूरा सौदा कितना है 5, तो 5 के अगर 20% लाभ चाहिए, टोटल आपको कितना चाहिए 100%। अब देखिएगा आपको टोटल चाहिए 100%, आपको मिल चुका है 45%। अच्छा बताओ कितने परसेंट और चाहिए, आपको टोटल 100% चाहिए, 45% मिल चुका है, आप बताओ कितने परसेंट चाहिए, तो आप बोलोगे 55%। और ये 55% कितना हिस्सा है, दूसरा हिस्सा। जब 2 बराबर 55 है तो 1 बराबर कितना होगा, 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 1 बची और 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब आप शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचोगे, बोलिएगा आप शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचोगे, आप बोलोगे 27.5। बताइए प्यारी सी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं। अब तो बोलिएगा कि जब ये भी प्यारा सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम हॉल में आएगा, अब तो इस प्यारे से क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं या नहीं। वेरी गुड, अगर आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आइए एक बार और नजरों से देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको ही बताना होगा। उसने बोला है 8400 रुपए में खरीदी है वस्तुएं, मतलब नहीं हमें। वो कह रहा है 3/5 भाग को 15% लाभ पर बेचा। जैसे ही उसने 3/5 बोला, हमने तुरंत भाग मान लिया 5। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बोल देते 7/10 भाग को हमने इतने परसेंट लाभ पर बेचा, टोटल भाग आप कितना मान लेते 10, तो 10 का 7/10 हो जाता 7, और बाकी बचता 3। ये तो बेसिक बातें आप समझ रही हैं। तो जैसे ही उसने बोला 3/5 भाग हमने बेच दिया है, टोटल भाग 5 माना, तो 5 का 3/5 हो गया 3, शेष बचा 2, टोटल हो गया 5। कह रहा तीसरा हिस्सा जो है हमने 15% लाभ पर बेचा, यानी कि टोटल आपको मिल गए 45%। शेष का पता नहीं है, पूरे सौदे में कितना चाहिए 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब आपको टोटल चाहिए 100%। अच्छा एक बात बताइए, टोटल 100% चाहिए, 45% मिल चुका है, कितने परसेंट और चाहिए, तो आप बोलोगे 55% चाहिए। और ये 55% कितना हिस्सा बराबर है, दूसरा। जब दूसरा हिस्सा बराबर 55 है तो भैया पहला हिस्सा बराबर कितना होगा, तो आप बोल दोगे सीधे डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आया था 27.5। बताइए प्यारी सी बात आप सभी लोगों को अब तो समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। और अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है, वो चेंज भी कर सकता है। तो आइए देखते हैं एग्जामिनर क्या चेंज करने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको वो बातें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करे एक व्यक्ति 8000 रुपए में कुछ चावल खरीदता है या खरीदना है उसे, कह रहा वह 1/4 भाग 20% हानि पर बेच देता है, और कह रहा है शेष चावल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे में 10% का लाभ हो। यहां उसने हानि भी और ऐड कर दी है, लेकिन आपके ऊपर हानि का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको बातें पता हैं। आपको एक चीज और मालूम होगी कि लाभ का मतलब होता है हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और हानि का मतलब हम किसका साइन लगाते हैं, माइनस का। आपको पता है लाभ बराबर होता है प्लस और हानि बराबर होती है माइनस। आइए देखते हैं क्या करना है। उसे जैसे ही बोला 1/4 भाग हम 20% हानि पर बेचते हैं, कह रहे 1/4 भाग, आप टोटल हिस्सा टोटल भाग कितना मान लोगे 4 ही तो मानोगे। तो 4 का जब 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो बाकी कितना बचेगा 3, और टोटल कितना है 4। यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमने टोटल हिस्सा हम वही मान लेते जो नीचे लिखा होता, हमने टोटल हिस्सा मान लिया 4, तो 4 का 1/4 हो गया 1। तो ये 4 में जब 1 बिच चुका है तो शेष कितना बचा 3, और टोटल हमारा कितना था 4। देखिएगा उसे बोला 1/4 भाग आपने 20% हानि पर बेचा है, ये 1/4 भाग अगर आप 20% हानि पर बेचे तो आपको क्या मिला -20%। अभी माइनस ही तो है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इस बार उसने किस में बेचा है, हानि में।
कह रहा है शेष भाग बताइए कितने % लाभ पर बेचें ताकि पूरे सौदे में 10% का लाभ हो। पूरा सौदा कितने का है? 4 का, उस पे 10% लाभ चाहिए, तो 10% बराबर आपको टोटल कितना चाहिए? 40%। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? अब यहां थोड़ा सा अच्छा अगर आप आंसर बताना चाहें तो बता सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा, लेकिन सतर्कता के साथ। क्या करना है आपको? अब देखिएगा, हमें -20% पहले हुआ है, टोटल हमें 40% चाहिए। तो आपको पता है पिछले क्वेश्चनों में हम क्या कर रहे थे कि भैया हमें टोटल 40% चाहिए, -20% हो चुका है, तो हम इससे क्या करते थे? 40 से ये 20 घटाते थे। गौर करिएगा, हम इस 40 से ये घटाएंगे। अब यहां 40 से 20 नहीं घटाएंगे, क्या घटाना है? -20। सुनिएगा, हमें क्या करना है? 40 में से घटाना है। क्या घटाना है इस बार? है -20 भैया घटाना है। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बताइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 40 + 20 बराबर कितना होगा? 60। बात समझ रहे या नहीं? 40 + 20 बराबर टोटल हो जाएगा 60। कहने का मतलब तीसरा हिस्सा बराबर 60 है, तो पहला हिस्सा बराबर क्या होगा? 3 का भाग दे दीजिए और अपना राइट आंसर आ जाएगा 20% लाभ। क्या आ जाएगा? 20% का लाभ। बताइए, इस प्यारी सी बात को आपने समझा या नहीं? फिर से गौर कीजिएगा, उसे जैसे ही बोला 1/4 भाग 20% हानि पर बेचा, तो हमने तुरंत 1 और 1/, तो शेष कितना बचेगा? 3, और टोटल है 4। कह रहा है एक पहला हिस्सा जो है हमने 20% हानि पर बेचा, तो 20% हानि का मतलब -20। अब पता है कि लाभ को प्लस से इंडिकेट करते हैं और हानि को माइनस से, पता है आपको। तो भैया जब माइनस से इंडिकेट करते हैं तो -20 का गुणा करेंगे तो -20 हो जाएगा। आपको पूरे सौदे में 10% लाभ चाहिए था, तो 4 का 10% यानी टोटल चाहिए था 40%। आपको चाहिए 40% और आपको मिल चुका है -20, तो आपको पता है इससे हमें ये घटाना है। अगर इससे ये घटाना है तो 40 से घटाना था क्या? -20। और जैसे ही 40 से -20 घटाना था, आपको एक चीज याद आ गई कि माइनस माइनस तो भैया प्लस होता है। तो 40 और 20 जोड़ जाएंगे इस बार, तो कितना हो जाएगा? 60। यानी कि तीसरा हिस्सा बराबर 60 है, तो पहला हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा? 20%। बताइए, अब इस प्यारी सी बात को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा और समझा है या नहीं? वेरी गुड। और अगर आप इन सभी बातों को सीख और समझ रहे हैं, तो हम हर उस प्रकार से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, हर उस भाषा को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जो भी भाषा हमारा एग्जामिनर हमें दे सकता है। आइए, इस क्वेश्चन पे और क्या भाषा एग्जामिनर बल देगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय आपके सामने चल रहा है। आप समझ रहे होंगे कि अगर इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करने बैठ गए, अगर इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेशन करने बैठ गए तो हम फंस सकते हैं। हमारी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हम वहां समय नहीं देने वाले हैं। आप वहां समय नहीं देंगे, तो चलिए उसी समय को ना देते हुए आप यहां क्यों समय देंगे? तो चलिए इसी सफर को मिलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लेकिन बदल चुका है। इस बार क्वेश्चन बदल चुका है। क्या कह रहा है? एक व्यापारी 6400 रुपए में चावल खरीदे। कह रहा वह कुल चावल का 2/5 भाग 5% हानि पर तथा शेष चावल को 15% लाभ पर बेचा, तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? मतलब क्वेश्चन देखिए कितना चेंज कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले वो हमें कुल मिलाकर देता था और शेष वाला पूछता था, लेकिन इस बार क्वेश्चन बदल गया है। इस बार क्या किया? उसे में दोनों भाग बता दिए हैं और वो टोटल पूछ रहा है। तो आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? आप तो बातों को समझ रहे हैं, बातों को आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सीख चुके हैं बातें। क्या कह रहा है देखिएगा, उसे जैसे ही बोला 2/5 भाग, तो आपने टोटल भाग मान लिया था 5, तो 5 का 2/5 भाग कितना होगा? दूसरा, तो शेष बचेगा तीसरा, और टोटल कितना है? 5। यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा था, ये लाइनें लिखने में किसी कोई समस्या? जैसे उसने 2/5 भाग बोला तो हमने टोटल भाग मान लिया 5, तो 5 का जब 2/5 करते हैं, 5 का 2/5 कितना होता है? 5 का 2/5 2 होता है। अब 5 में 2 निकाल दो तो शेष बचेगा 3, और टोटल कितना है? 5। यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कह रहा है कि जो 2/5 भाग है उसे 5% हानि पर बेचा, तो दूसरे भाग को अगर आप 5% हानि पर बेचोगे तो यानी कि टोटल क्या हो जाएगा? -10%। आपको ये चीज गौर करनी पड़ेगी, जब भी हानि बोलेगी वहां माइनस लगाना जरूरी है। अब इस बात को याद रखिएगा, हानि का मतलब माइनस होता है। तो भैया जैसे ही उसने हानि बोला तो हमने -10 लिख दिया। फिर कह रहा था शेष भाग को 15% लाभ पर बेचा। शेष भाग ये तीसरा है और इसको 15% लाभ पर बेचेंगे तो 15 या टोटल कितना मिल जाएगा? 45%। बताइए कुछ दिक्कत किसी को?
तो अच्छा बताइए, दूसरे हिस्से में आपको यहां मिला 10%, यहां मिला 45%, उसने पूछा कुल मिलाकर क्या हुआ। तो अच्छा बताइए, कुल मिलाकर आपको टोटल कितना मिला। अगर इन दोनों को कुल करेंगे, कुल का मतलब जोड़ेंगे, तो अच्छा बताइए 45 और -10 को जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 45 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 35%। यानी कि पांचवां हिस्सा बराबर 35% है। जब पांचवां हिस्सा बराबर 35% है तो एक हिस्सा बराबर कितना होगा, 7%। कहने का मतलब यह हुआ कि पूरे सौदे में आपको क्या होगा, 7% का लाभ। वेरी गुड। बताइएगा इस प्यारी सी बात को, इस प्यारे से क्वेश्चनों को आपने सीखने का भरपूर प्रयास किया है। और अगर इस भरपूर प्रयास में कहीं भी कोई कमी रह गई या कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर नहीं आई है तो जल्दी से एक बार हम इस बात को और स्पीड से रिवाइज कर दे रहे हैं, जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं। क्या कहता था, रुपए से यहां मतलब नहीं है, मतलब है। अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो बहुत बड़ा मतलब है, आप करिए कैलकुलेशन, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते थे। इस वजह से आपने जैसे ही देखा 2/5 भाग, तो 2/5 भाग था जिसमें टोटल 5 मान लिया। 5 का 2/5 कितना हो गया, 2, तो शेष बचेगा 3, तो टोटल कितना है 5। कह रहा है 2/5 भाग को 5% हानि, 5% हानि का मतलब -5, यानी कि टोटल मिला आपको -10। कह रहा है शेष चावल को 15% लाभ पर, तो शेष चावल 3 था, 15% लाभ पर बेचेंगे तो 15 या 45%, यही तो मिलेगा। कह रहा कुल मिलाकर बताइए क्या होगा। तो अच्छा बताइए, यहां मिला -10, यहां मिला 45, तो भैया कुल कितना हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 जब -10 जोड़ेंगे तो भैया पता है कि जब ये प्लस और माइनस जब ये जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, घट जाएगा। तो 45 से जब -10 जाएगा 35%, यानी कि पांचवा हिस्सा बराबर 35 दे रहा है। जब 5 बराबर 35 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7% का लाभ। वेरी गुड। अब उम्मीद करते हैं इस प्यारी सी बात को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख भी लिया है, समझ भी लिया है। बताइएगा इन प्यारी सी बातों को आपने सीखा है। वेरी गुड। और अगर आप इन प्यारी सी बातों को सीखना शुरू कर चुके हैं तो अभी रुकना नहीं है, क्योंकि जितना भी हमने सीखा है उससे भी खास अभी हमें सीखना है। हर अगले पल पे हमें वो सीखना है जो हमने अभी तक पिछले पलों में नहीं सीख पाया है। हर पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पल गुजर रहे हैं यही गुजरते हुए पल हमें एक न एक दिन हमें जरूर सफल करेंगे। तो आइए इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ गया है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है, पढ़िएगा। आप पढ़िए क्वेश्चन को, और अगर लगाने का प्रयास करना चाहें कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके रिवीजन हो रहे हैं, या जो भी क्वेश्चन आपको सिखाए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आ चुके हैं। और आगे आने वाले भविष्य के एग्जामों में इन सभी क्वेश्चनों के आने की पूरी संभावनाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है। और अगर कोई भी आंसर इसका बताना चाहे बता सकता है। रास्ता सरल भी हो सकता है, रास्ता कठिन भी हो सकता है। एक सफर को समाप्त करने के बाद आपको रास्ता सरल लगने लगी थी, तो आपको ज्यादा सरल ना लग जाए इसलिए क्वेश्चन को बीच में ही रख दिया गया। क्या कहता है, कह रमेश ने कुछ संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे। अच्छा, उनमें से 5वां भाग अपने पास धर लिया, मतलब 1/5वां हिस्सा अपने पास धर लिया। और कह रहा है शेष को 1/3 के भाव से बेच दिया और उसे 1 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे। क्वेश्चन तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। देखिएगा यहां संतरे कितने खरीदे में नहीं मालूम, वो कह रहा है 1 रुपए में 4 के भाव से आपने खरीदे थे, ठीक है, और 1/5वां भाग आपने अपने पास भी रख लिया, और आपने 1 रुपए में 3 के भाव से बेचे भी हैं। देखिएगा अब उसने संतरे कितने खरीदे हमें नहीं मालूम, अब संतरे में मानने पड़ते। यहां संख्या मानी कैसे जाती है ये थोड़ा सा पहले हमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें संख्या सोचनी, संख्या समझनी अगर हमें आ गई तो हमें क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा हमें संतरे कुछ ऐसे मानने हैं, क्योंकि जब उसमें संतरे हम जो भी मानेंगे उसमें 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदने भी हैं। जब 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदने मतलब उसमें 4 का भाग भी देना पड़ेगा या नहीं। आप गौर कीजिएगा, जब 1 रुपए में 4 के भाव से खरीद रहे हो तो जो भी संतरे खरीदोगे उसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। तो आपको देखिएगा आपको वहां 4 का भी भाग देना पड़ेगा, और 1 रुपए में 3 के भाव से बेच रहे हो तो मतलब उसमें 3 का भी भाग देना पड़ेगा। उसमें ऐसी संख्या माननी है जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए। लेकिन रुकिएगा, अभी संख्या मानने से पहले आप 1/5 अपने पास भी रखोगे, तो 1/5 अपने पास भी रखोगे मतलब उसमें 5वां भाग भी निकालना है। जब 5वां भाग निकालना है तो मतलब उसमें 5 का भी भाग देना पड़ेगा।
बताइए बात समझ रहे हैं या नहीं। मतलब हमें एक ऐसी संख्या माननी है जिसमें 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए, 5 का भी चला जाए। बताइए ऐसी संख्या हम क्या माने, सोचिए ऐसी संख्या हम क्या माने जिसमें 3 4 5 3 4 5 सबका भाग चला जाए। बताइए वो संख्या क्या मानी जाए। 3 4 5 सबका भाग चला जाए तो सभी लोगों के दिमाग में आ रही होगी 60। मान लो 60 संतरों पे बात चल रही है, क्योंकि 60 में 4 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा। आइए क्वेश्चन के अनुसार बातों को समझते हैं और अपना आंसर निकाल देते हैं। क्या कह रहा है, उसने कहा 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर 4 संतरे 1 रुपए के आते हैं, अगर 4 संतरे 1 रुपए के आते हैं तो आपने कितने संतरे खरीदे हैं? 60। अगर 4 संतरे 1 रुपए के आते हैं तो 60 संतरे कितने के आएंगे? 60 संतरे आएंगे 15 रुपए के। कितने रुपए के आएंगे? 15 रुपए के। बोलो हाँ या ना? 15 रुपए के आएंगे या नहीं? जब 4 संतरे 1 रुपए के आते हैं तो 60 संतरे कितने के आएंगे? 15 रुपए के। 60 संतरे खरीदने की बात करें, 1/5 भाग हमने अपने पास धर लिया, मतलब 60 का 1/5 भाग। तो 60 का 1/5 भाग अगर करें तो 60 का 1/5 कितना होता है? 12। मतलब 12 संतरे तो आपने निकाल लिए। देखिएगा आपने 60 संतरे खरीदे थे 15 रुपए के। बड़े गौर से सुनिएगा, आपने 60 संतरे खरीदे थे 15 रुपए के, उसमें 1/5 निकाल लिया तो 60 का 1/5 आपने कितने संतरे निकाल लिए? 12 संतरे आपने निकाल लिए। तो 60 में अगर 12 संतरे आपने निकाल लिए तो आप बेचोगे कितने संतरे? 60 में से 12 घटाओ, मतलब आपको बेचने के लिए कितने संतरे बाकी रह गए? 48। बताइए इन प्यारी सी बातों को समझ रहे हैं या नहीं? एक बार समझिएगा, आपको टोटल 60 संतरे खरीदने थे, आप 4 संतरे 1 रुपए के खरीदते हो। जब 4 संतरे 1 रुपए के आते हैं तो 60 संतरे कितने के आएंगे? 15 रुपए के। उसके बाद आपने कुल संतरों का 1/5 भाग रख लिया तो 60 का 1/5 भाग यानी कि 12 संतरे आपने निकाल लिए। तो अच्छा बताओ 60 में अगर 12 निकाल लिए तो बाकी कितने रह गए? 48। और इन 48 संतरों को आप बेचोगे, कैसे बेचोगे? 1 रुपए में 3 की दर से, मतलब 3 संतरे 48 1 रुपए में बेचते हैं। जब 3 संतरे 1 रुपए में बेचते हैं तो 48 संतरे कितने के बेचेंगे? 3 का भाग दे दो, मतलब कितने रुपए के बेचेंगे? 16 रुपए के। मतलब ये 48 संतरे जो आपके बेचने वाले हैं वो कितने रुपए में बेचने वाले हैं? 16 रुपए में। जब 1 रुपए में 3 संतरे बेचते तो 48 संतरे कितने में बेचेंगे? 16 रुपए में। बस अब देखिएगा, आपने संतरे खरीदे हैं 15 रुपए के, आपने संतरे बेचे हैं 16 रुपए के। अच्छा बताइए आपको क्या हो रहा है? आप बोलोगे लाभ हो रहा है कितने का? आप बोलोगे 1 रुपए का लाभ। आप क्या बोलोगे? लाभ हो रहा है कितने का? 1 रुपए का। और 1 रुपए का लाभ कब हो रहा है? जब आपने कितने संतरे खरीदे? 60। देखिएगा गौर कीजिएगा, यहां में लाभ क्या हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और वो 1 रुपए का लाभ कब हो रहा है? जब हमने 60 संतरे खरीदे। अब क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या कह रहा। क्वेश्चन में भी कह रहा है उससे 1 रुपए का लाभ हुआ। तो अब क्वेश्चन बचा ही क्या है? देखिए वो भी कह रहा है 1 रुपए का लाभ हुआ, हमारा भी 1 रुपए का लाभ निकल के आया। तो 1 रुपए का लाभ बराबर हमने कितने संतरे खरीदे? 60 संतरे। सही है, तो हमारा 60 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन इस जगह अगर एग्जामिनर एक काम करता, वो कह देता 2 रुपए का लाभ हुआ, तो बताइए कितने संतरे खरीदे? तो आपको एक पता है कि 1 रुपए का लाभ तब होता है जब हम 60 संतरे खरीदते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 1 रुपए का लाभ तब होता है जब 60 संतरे खरीदते हैं। तो भैया 2 रुपए का लाभ कब होगा? तो भैया आप 2 रुपए का लाभ कब होगा? तो भैया 60 दूनी 120 संतरे खरीदोगे। ये तो बात समझ ही रहे होंगे। लेकिन हमारा जो संख्याएं हैं वो अच्छी मैच कर गई। क्या कि हमें लाभ भी 1 रुपए का हुआ था और वो दे भी 1 रुपए का रहा था। तो मतलब जब 1 रुपए का लाभ होता है तो आप कितने संतरे खरीदते हैं? 60। वेरी गुड। और अगर इस प्यारे से क्वेश्चन को आपने सीखा और समझा है, बताइए इस क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार की समस्या हुई हो तो चलिए एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को रिकैप कर देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद हम मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का सबसे सरलतम क्वेश्चन के पास पहुंचने वाले हैं। सरलतम के साथ साथ शायद ये पूरी कंपटीशन की मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन उस आने वाले अच्छे से क्वेश्चन से पहले एक ये और प्यारा सा क्वेश्चन जो हमने सीखा है, तो जल्दी से रिकैप करते हैं। कह रहा है 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदना है, 1/5वां भाग अपने पास रखना है और 1 रुपए में 3 की दर से बेचना है। तो हमें पता था हमें हमें को कुछ लिखना पड़ेगा। ऐसा संतरा लिखता है, ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें हमें 4 का भी भाग चला जाए, 5 का भी भाग चला जाए, 3 का भी भाग चला जाए। तो आपने बोला 60 मान लीजिए। हमने मान लिया हमने 60 संतरे खरीदे हैं। आइए खरीदे चल गए। जब 4 संतरे 1 रुपए के आते हैं, जब 4 संतरे 1 रुपए के आते हैं तो 60 संतरे कितने के आएंगे बताइए? जब 4 संतरे 1 रुपए के आते हैं 60 संतरे आएंगे। 4 का भाग दे दो 15 और 15 एकम 15, यानी कितने रुपए के आएंगे? 15 रुपए के। 60 संतरे 15 रुपए के तो आएंगे। और कह रहा उसमें 1/5 अपने पास धर लिया, तो 60 का 1/5 अपने पास धर लिया, मतलब कितने संतरे आपने अपने पास धर लिया? आप कह रहे हमने 12 संतरे निकाल लिए। भैया 60 संतरे खरीदे थे, 12 आपने निकाल लिए, तो भैया आपके पास बाकी कितने रह गए? 48 संतरे रह गए।
और ये 48 संतरे आपने कैसे बेचे हैं? 1 रुपए में 3 की दर से। अच्छा बताइए, जब 3 संतरे 1 रुपए के बेचते हैं तो 48 संतरे कितने के बेचेंगे? आप बोलोगे 16 रुपए के। बताइए, प्यारी बातों में कोई प्रॉब्लम? आपने भैया संतरे खरीदे थे 15 रुपए में, आप संतरे बेच रहे हो 16 रुपए में। बताइए क्या हो रहा है? आप बोलोगे 1 रुपए का लाभ। अच्छा बताइए, ये 1 रुपए का लाभ कब हो रहा है? ये 1 रुपए का लाभ कब हो रहा है? जब आपने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 60। 1 रुपए का लाभ कब हो रहा है? जब आपने कितने संतरे खरीदे थे? 60। और वो भी हमें कितने रुपए का लाभ दे रहा है? वो भी कह रहा है 1 रुपए का लाभ है, यानी कि 1 रुपए का लाभ वो कह रहा है और 1 रुपए का लाभ बराबर हमारे कितने संतरे आ गए हैं? 60। तो कहने का मतलब हमारा राइट आंसर आएगा, वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 60 संतरे। आशा करते हैं कि यहां तक की हर एक प्यारी सी बात को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। चलिए इसी सीखने के सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के, कंपटीशन की मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आता है आपके सामने, आ चुका है, देखिएगा। और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, सभी लोगों को याद आ गया होगा कि हाँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कंपटीशन के एग्जाम के लिए क्या होगा भैया? क्वेश्चन छोटा है, लेकिन याद रखिएगा जितना छोटा क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को आना है। आप कैसा भी एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, XYZ, अगर उसमें मैथ आ रही है तो अगर मैथ में प्रॉफिट लॉस आना भी अनिवार्य है और अगर प्रॉफिट लॉस का आना अनिवार्य है तो नो डाउट इस क्वेश्चन का भी आना अनिवार्य ही माना जाता है। आइए जल्दी से देखते हैं। कह रहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बताइए पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? बहुत ही सरलतम क्वेश्चन है। क्या कहता है? आपको एक लाइन और मालूम है? ऐसे पता है क्या आपको लाइन मालूम है? अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को हम अलग हिसाब से करते हैं, बिल्कुल सरलतम भाषा में। अगर आपके सामने ये लिखा है 4 बराबर 5 भी, हम पूछे बताइए ए का मान कितना है या बी का मान कितना है, तो आपको प्यारी सी लाइन याद है। क्या याद है? आपको याद है कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। आपको मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद है कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। मान कौन होता? भाग वाला। जब भाग वाला मान होता तो ये 4 कहां आ जाएंगे? यहां पर। और ये 5 कहां चले जाएंगे? यहां पर। कहने का मतलब ए का मान है 4 और बी का मान है क्या? 5। ये बताइए बात सबको मालूम है? वेरी गुड। और अगर ये बात मालूम है तो नो डाउट ये क्वेश्चन भी आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। देखते हैं, वो कह रहा है 20 वस्तुओं का जो सीपी है यानी कि क्रय मूल्य है, वो कह रहा है 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिएगा, वो कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अच्छा ये 5 से काट दो, 5 चौको 20, 5 25। अच्छा ये 4 सीपी बराबर 5 एसपी दिया आया है। आपको पता है ये गुणा में आया है। गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। जब मान नहीं होता तो 5 को हटा दो, 5 कहां आ जाएगा? यहां पर। और इस 4 को हटा दो, 4 कहां चला जाएगा? यहां पर। तो मतलब क्या हुआ? सीपी के बटे में 5 आ गया, एसपी के बटे में 4 आ गया। सीधी सी बात पता क्या हो गई? बात ये हो गई कि सीपी बराबर यानी कि खरीदा है आपने 5 रुपए में, एसपी बराबर 4 है तो बेचा है आपने 4 रुपए में। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा एक बात बताओ, आप 5 रुपए का खरीदो और 4 रुपया में बेचो। अच्छा एक बात बताओ, आप वस्तु को 5 रुपए में खरीदो और 4 रुपए में बेच दो। आप 5 में खरीदो 4 में बेचो, बताओ क्या होगा? लाभ या हानि? बताइए 5 में खरीदी 4 में बेची, क्या होगी? हानि होगी। तो हानि प्रतिशत निकालो, कितने की हानि होगी? 1 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 5। गुणा किसका करोगे? 100 का। काट दीजिए, 5 दूनी 10, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 20% की हानि। क्या आ जाएगी? 20% की हानि। वेरी गुड। बेहद आसान सा क्वेश्चन। तो सभी लोग बहुत ही स्पीड से अपने पेन को उठा लीजिए, क्योंकि अब महत्वपूर्ण सरलतम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से एक नजर और इसे रिकैप करते हैं और इसके बाद के आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको अपनी पूरी स्पीड से, पूरी नॉलेज के साथ अपनी एकाग्रता झोंकनी है। क्या उसे बोला था? 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी, वो कह रहा है 25 वस्तुओं की एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब पता था गुणा वाला मान नहीं होता, से कट जाएगा। 5 चौको 20 और 5 25। अब पता है गुणा वाला मान नहीं होता है। मान कौन होता है? भाग वाला। जब भाग वाला मान होता है तो ये 5 यहाँ क्या कर रहा है? 5 आ जाएगा यहाँ, और 4 क्या कर रहा है? 4 आ जाएगा यहाँ। तो मतलब ये हुआ, देखिएगा सीपी के बटे में 5 लिखा है, एसपी के बटे में 4 लिखा है।
तो बटे वाला ही मान होता है। तुम यही मान लें कि आपने 5 रुपया में खरीदी है और 4 रुपया में बेची है। अच्छा, तो 5 में खरीद कर 4 में बेचोगे, क्या होगी? हानि होगी। तो हानि प्रतिशत निकालो, कितने की हानि होगी? आप बोलोगे 1 बटे क्रयमूल्य कितना है? 5, गुणा किसका करोगे? 100 का। तो आप राइट आंसर क्या बोलोगे? 20% की हानि। बताइए, किसी को कोई डाउट? बोलिएगा, किसी कोई डाउट? वेरी गुड। और अगर डाउट नहीं है तो तैयार हो जाइए अपनी फुल स्पीड दिखाने के लिए, आज के दिन का सबसे ज्यादा टॉप गियर डालने के लिए। आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। कह रहा 15 वस्तुओं का जो क्रयमूल्य यानी कि सीपी है वो कह रहा 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अच्छा, 15 12 कट जाएंगे, 3 5 15, 3 चौको 12, 4 गुणा में 4 आ गया यहाँ, 5 चला गया यहाँ। बताइए, ये करने में किसी कोई प्रॉब्लम? ये करने में कोई प्रॉब्लम? सीपी बराबर 4 है यानी कि आपने 4 रुपए में खरीदा है। एसपी बराबर 5 है यानी कि 5 रुपए में बेचा है। अच्छा बताइए, 4 में खरीदो और 5 में बेचो, बताओ क्या होगा? लाभ या हानि? 4 में खरीदो, 5 में बेचो तो क्या होगा? लाभ या हानि? आप बोलोगे लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, कितने का लाभ होगा? आप बोलोगे 1 बटे क्रयमूल्य कितना है? 4, और गुणा किसका करेंगे? 100 का। तो अपना राइट आंसर आप सीधे सीधे क्या बोलोगे? 25% का लाभ। वेरी गुड। बताइए, ये प्यारी सी बातें अब आपको आती हैं या नहीं आती हैं? इनका अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं या नहीं? वेरी गुड। आप सभी लोगों का भी यही आंसर आया होगा, क्या? 25% का लाभ। वेरी गुड। और अगर इस सीखने के और अभ्यास करने में सफर में आप कंटिन्यू साथ में लगे हुए हैं तो भी लगे रहिएगा, क्योंकि ना अभी रुकना है ना अभी थकना है, बस अपने आप को चलते रहना है। और इसी चलने के सफर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा है 36 वस्तुओं का क्रयमूल्य। वेरी गुड। कह रहा है 36 वस्तुओं का सीपी यानी कि क्रय मूल्य, कह रहा है 30 वस्तुओं के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। बस जल्दी से काट दें। 6 36, 6 पंचे 30, वहां वाला मान नहीं होता। 5 आ गया यहाँ, 6 चला गया यहाँ। अब क्या हम ही से बताओगे इस पूरा? मतलब आपने वस्तु को खरीदा 5 में है, बेचा 6 में है। वस्तु को खरीदा 5 में, बेचा 6 में है, तो क्या होगा? लाभ होगा 1 का बटे क्रय मूल्य है 5, गुणा करोगे 100 का। 5 दूनी 10, तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे? बताइएगा। आप सीधे सीधे क्या बोलोगे? 20% का लाभ। सही है, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 20% का लाभ। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं कि हर एक बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और समझ रहे हैं। जल्दी से देखिएगा, कह रहा था 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 36 वस्तुओं का जो सीपी है वो कह रहा है 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। काट दो 6 36, 6 पंचे 30। आपको पता है ये गुणा में है, गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता है। तो 5 आ गया यहाँ, नीचे 6 चला गया यहाँ। कहने का मतलब आपने 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेचा है। बताइए एक बार, 5 में खरीदा है, 6 में बेचा है, क्या होगा? लाभ कितने का? 1 का बटे क्रय मूल्य 5, गुणा कर 100 का। कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20% का लाभ। बताइए, बातें समझ में आ चुकी हैं नहीं? वेरी गुड। और अगर बातें समझ में आ चुकी हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए कि आप इन बातों को रियलिटी में सीख रहे हैं क्या, तो आइए देखते हैं इसी सफर में अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है, लेकिन इस बार सतर्कता के साथ स्पीड बनानी है। लेकिन याद रखिएगा, गाड़ी स्पीड पे भगा लेनी है, लेकिन ब्रेक पर पैर रखे हुए रहना है। ये नहीं कि गाड़ी को स्पीड में भगाने के समय आपने ब्रेक से पैर ही हटा दिए। अगर पैर हटा दिए तो दिक्कत हो जाएगी। देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया उसने। एग्जामिनर थोड़ा सा एग्जामिनर को पता होता है कि आप क्वेश्चन को डिजाइन को माइंड में सेट किए हुए हैं, तो क्या करता है वो क्वेश्चन की डिजाइन को ही बदल देता है। इस बार देखिए उसने क्या किया। उस बार बोला उसे 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 5 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कह रहा है 3 वस्तुओं के सीपी यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है। इस बार उल्टा कर दिया। इस बार अभी तक हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कर रहे थे, लेकिन इस बार उसने कह दिया विक्रय और क्रय। कह रहा 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब पता है गुणा वाला मान नहीं होता है, मान कौन होता है? भाग वाला। जब भाग वाला मान होता है तो ये 3 क्या कर रहा है? 3 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और ये 5 कहाँ जा रहा है? 5 यहाँ चला जाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा, सीपी बराबर 5 है, एसपी बराबर 3 है। कहने का मतलब आपने वस्तु कितने में खरीदी? 5 रुपया में। समझिएगा, सीपी बराबर 5 और एसपी बराबर 3 है, तो कहने का मतलब आपने वस्तु कितने में खरीदी? 5 रुपया में। और आपने वस्तु कितने में बेची? 3 रुपया में। अच्छा एक बात बताइए, 5 में खरीद कर अगर आप 3 रुपया में बेच रहे हो, अगर आप वस्तु को 5 में खरीद कर 3 में बेच रहे हो, बताइए क्या होगा? लाभ होगा या हानि? बोलिएगा, लाभ होगा या हानि? जब 5 में खरीद कर 3 में बेचोगे तो सीधी सी बात है हानि होगी। कितने की हानि होगी? आप बोलोगे 2 रुपए की। बटे क्रय मूल्य कितना है? 5, और गुणा करोगे 100 का, तो 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब आपको हानि होगी, वो होगी 40% की हानि।
बताइएगा। अब इस प्यारी सी बात को आपने अच्छी तरीके से समझा और सीखा हुआ है या नहीं? वेरी गुड। और अगर आपके समझने और सीखने में आप अपनी कंटिन्यू बनाए हुए हैं, आप कुछ बेहतरीन बातें सीख भी रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन भी कर रहे हैं, सीखी हुई बातों को रिवीजन करते हुए भूली हुई बातों को सीख रहे हैं, तो इसी क्रम को हमें और आगे बढ़ाते रहना है। और इस बढ़ते हुए क्रम में आइए देखते हैं हमारे सामने कौन सा प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बदल दिया। हर बार क्वेश्चन बदल रहा है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में कुछ सिखाने के लिए पर्याप्त है। हमें पर डे, हमें एक बार में सब कुछ नहीं सीखना है, लेकिन कुछ तो सीखना है। सब कुछ सीखने के चक्कर में हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ सीखते हुए हम शायद अपनी मंजिल तक भी जा सकते हैं। तो आइए उसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। 15 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 25 रुपए में 6 की दर से उन वस्तुओं को बेच दिया। कह रहा यदि कुल 25 रुपए का लाभ हुआ तो बताइए कुल कितनी वस्तुओं की संख्या कितनी थी। कह रहा है कुल 25 रुपए का लाभ हुआ तो कह रहा है कुल वस्तुओं की संख्या कितनी थी, यानी कि कितनी वस्तुओं को आपने खरीदा और बेचा है। प्यारा सा क्वेश्चन है। आप चाहो तो x मान के लगा सकते हो, क्योंकि वस्तुएं तो मालूम नहीं है। आप वस्तुएं x मान लो, कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा। लेकिन x के चक्कर नहीं पढ़ना है। देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ तो करेंगे। कह रहा 15 रुपए में आपने 4 वस्तुएं की दर से खरीदी और 25 रुपए में और आपने 6 वस्तुओं की दर से बेच दिया। बस अभी बहुत प्यारी सी बात सुन लीजिए। 25 रुपए का लाभ हुआ, बाद में मिल लेंगे इनसे। उसे बोला 15 रुपए में 4 की दर से खरीदा और 25 रुपए में 6 की दर से बेचा। अब देखिए आपने खरीदी 4 वस्तुएं, बेच 6 वस्तुएं रही हो, कैसी बात बन रही है? आपने खरीदी 4 वस्तुएं, बेच आप 6 वस्तुएं रहे, बात कैसे बन गई? तो अब एक काम कर दीजिए, आप वस्तुएं बराबर कर लो। बस आप वस्तुओं को बराबर करना सीख जाओ। आपने 4 वस्तुएं खरीदी और 6 वस्तुएं बेच रहे हो, ऐसे थोड़ा चलता है। अरे भैया जितनी खरीदोगे उतनी तो बेचोगे, तो इसलिए आप क्या करो, इन वस्तुओं को ही बराबर कर दो। अच्छा एक बात और, 4 और 6 को क्या बराबर कर सकते हो आप? क्या 4 और 6 को बराबर किया जा सकता है? आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि 4 तिया भी 12 होते हैं और 6 दूनी भी 12 होते हैं। तो आपके मन में आएगा कि अगर ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दो, नीचे वाले में 2 का गुणा कर दो, तो इसका मतलब देखो 12 वस्तुएं आपने खरीदी और 12 वस्तुएं आपने बेची। बात समझ रहे हैं या नहीं? इस बात को समझे। हम क्या कर रहे हैं, जो वस्तुएं खरीदी और बेची है इनको ही बराबर कर दे रहे। तो कैसे करेंगे? हमें 4 और 6 को बराबर करना था, तो 4 में 3 का गुणा कर दिया तो 12 खरीद ली, 6 में 2 का गुणा कर दिया तो 12 बेच दी। अब देखिए जब यहां 3 का गुणा किया है तो यहां भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? 45। जब यहां 2 का गुणा किया तो यहां भी 2 का गुणा करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 50। तो देखिए का मतलब आपने वस्तु को 45 रुपए में खरीदा और आपने वस्तुओं को 50 रुपए में बेचा। अच्छा एक बात बताइए, आपने 45 में खरीदा 50 में बेचा तो आपको क्या हुआ? बताइए 45 में खरीदा 50 में बेचा तो क्या हुआ? तो आप बोलोगे 5 रुपए का लाभ। आप बोलोगे 5 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन ये 5 रुपए का लाभ कब हुआ? जब आप कितनी वस्तुओं का सौदा करते थे? 12। सुनिएगा, आपको 5 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन ये 5 रुपए का लाभ कब हुआ? जब आप कितनी वस्तुओं का सौदा कर रहे थे? 12। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है हमें 25 रुपए का लाभ हुआ। भैया हमारा 5 रुपए का लाभ तब हुआ जब 12 वस्तुओं का सौदा करते थे। वो तो कह रहा है 25 रुपए का लाभ हुआ। तो अब क्या बचा है? उसने मतलब क्या कह रहा है? 25, मतलब वो अगर 5 का गुणा कर रहा है तो आप भी 12 में 5 का गुणा कर दो। कहने का मतलब आप कितनी वस्तुओं का सौदा करोगे? 60 वस्तुओं का। कहने का मतलब वस्तुओं की जो संख्या थी वो कितनी थी? 60। ऐसा करते हैं, इस प्यारी सी बात को आपने सीखने, समझने और रिवीजन करने का प्रयास जरूर किया है। ऐसे ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ के आने में किसी प्रकार की समस्या हो तो एक बार और इस बात को हम रिकैप करते हैं। सीखना है, हम सीखने के लिए आए हैं तो सीख के ही जाएंगे। हाँ, सीखते टाइम हम एक बार गिर सकते हैं, क्योंकि बचपन में जब हमने साइकिल भी सीखी थी तब भी गए थे, जब हमने गाड़ी सीखी थी तब भी गए थे, चलना सीखा था तब भी गए थे। आज तो हम जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट सीख रहे हैं, तो एक बार गिर गए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, गिरने के बाद गिरे नहीं रहना है, एक बार फिर से रिकैप मार के फिर से उठ के उसके एक बार और समझ लेना है। क्या कह रहा है? 15 रुपए में कह रहा है 4 वस्तुएं खरीदी और कह रहा है 25 रुपए में कह रहा है 6 वस्तुएं बेच दी। प्रॉब्लम हमारी ये थी, खरीद 4 रहे, बेच 6 रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वस्तुएं बराबर कर दो।
वस्तुएं बराबर कैसे करेंगे? 6 4 को बराबर करना था तो हमने ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दिया, नीचे वाले में 2 का गुणा कर दिया। बताओ कोई प्रॉब्लम है? अब अगर इसमें 3 का गुणा करें तो इसमें भी 3 का गुणा करें, यानी कितने रुपए में खरीदी आपने? 45 रुपए में। इसमें 2 का गुणा किया तो इसमें भी 2 का गुणा कर दो, मतलब कितने रुपए में बेची? 50 रुपए में। अच्छा बताइए 45 में खरीदी 50 में बेची, आप क्या बोलोगे? 5 रुपए का लाभ है। लेकिन ये 5 रुपए का लाभ कब हो रहा है? जब कितनी वस्तुओं का सौदा चलता है? 12 वस्तुओं का जब सौदा होता है तो 5 रुपए का लाभ होता है। लेकिन वो कह रहा है हमें 25 रुपए का लाभ हुआ है। जब 5 रुपए के लाभ के लिए आपको 12 वस्तुओं का सौदा करना पड़ा तो 25 रुपए के लाभ के लिए 5 25 तो 12 पंचे कितने हो जाएंगे? 60। तो कितनी वस्तुओं का सौदा करना पड़ेगा? 60 वस्तुओं का। आशा करते इस प्यारी सी बात को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। बताइए बात समझ रहे हैं या नहीं? वेरी गुड। और अगर आप बातें समझ रहे हैं तो अभी भी नहीं रुकना है, जल्दी से अपने पेन को स्पीड पकड़िए पेन को, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जल्दी बताइएगा। आ चुका है सेम क्वेश्चन लगता है, कह रहा है 34 रुपए के। अब थोड़ा स्पीड पकड़िएगा। कह रहा है 34 रुपए में 8 ताले की दर से खरीदे हैं और कह रहा है 57 रुपए में 12 तालों की दर से हमने बेचा है। हमें एक्स वैक्स नहीं मारना है। और कह रहा है कुल हमें 900 रुपए का लाभ हुआ है। पूछ रहा है बताओ कितने ताले हमने खरीदे या बेचे हैं? तो देखिएगा आपने 8 ताले खरीदे, 12 बेचे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? खरीद 8 रहे, बेच 12 रहे हो। अब एक काम करो, इन वस्तुओं की संख्या को बराबर कर दो। बताइए कि 8 और 12 को बराबर किया जा सकता है? आप बोलोगे हाँ किया जा सकता है। कैसे? 8 तिया 24, 12 दूनी 24, दोनों बराबर हैं। तो इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो। तो देखिए आपने 24 ताले खरीदे, 24 ताले बेचे। कोई दिक्कत? यहां जब 3 का गुणा किया तो यहां भी 3 का गुणा करेंगे तो 34 तिया कितने हो जाएंगे? 102। यहां जब 2 का गुणा किया तो यहां भी 2 का गुणा करेंगे, 57 दूनी कितना हो जाएगा? 114। अब देखिए आपने यहाँ 102 रुपए में खरीदा और अब 114 रुपए में बेच रहे हो। जब 102 रुपए में खरीद कर 114 रुपए में बेच रहे हो, बताओ आपको क्या हो रहा है? आप बोलोगे 12 रुपए का लाभ। जब 102 में खरीदा और 114 में बेचा तो आपको क्या हुआ? आप बोलोगे 12 रुपए का लाभ। लेकिन ये 12 रुपए का लाभ कब हो रहा है? जब कितनी वस्तुओं का सौदा है? 24। भैया जब 12 रुपए का लाभ होता है तो 24 वस्तुओं का सौदा करना पड़ता है। वो कह रहा है हमें 900 रुपए का लाभ हुआ है। तो पूछ रहा है बताओ कितनी वस्तुओं का सौदा होगा? अच्छा बताइए 12 रुपए में जब 24 वस्तुओं का सौदा होता है तो इसका मतलब एक रुपए में 2 वस्तुओं का सौदा करना पड़ता है। हमें 900 रुपए चाहिए तो 900 रुपए में जब 2 का गुणा करेंगे तो 900 दूनी कितना आ जाएगा? 1800। सही है। तो कहने का मतलब आपको 1800 तालों का सौदा करना पड़ेगा। बताइए सभी का यही आंसर आया था या नहीं? वेरी गुड। और अगर आपका ये आंसर नहीं आया तो जल्दी से चेक करते हैं। 34 रुपए में 8 खरीदे, 57 में 12 बेचे। 8 और 12 को बराबर करना था तो 8 में 3 का गुणा किया 24 हुआ, 12 में 2 का गुणा किया 24 हुआ। जब यहाँ 3 का गुणा किया तो यहाँ भी कर दिया 34 तिया 102। यहाँ 2 का किया 57 दूनी 114। मतलब आपने 102 में खरीदा और 114 में बेचा है। 102 में खरीद कर जब 114 में बेचोगे तो आप क्या बोलोगे? 12 रुपए का लाभ। आप बोल रहे 12 रुपए का लाभ हुआ कब? जब जितनी वस्तुओं का सौदा हो रहा था 24। 12 रुपए का लाभ हुआ जब 24 वस्तुओं का सौदा हो रहा है। तो मतलब 1 रुपए के लाभ के लिए आपको 2 वस्तुओं का सौदा करना पड़ेगा। वो कह रहा है हमें 900 रुपए का लाभ चाहिए। जब 1 रुपए लाभ के लिए 2 वस्तुओं का सौदा है तो 900 रुपए के लिए कितनी वस्तुओं का सौदा होगा? 1800 वस्तुओं का सौदा होगा। वेरी गुड। आप सभी का यही आंसर आया है। और अगर यही आंसर आया है तो अपने आज की नॉलेज का सही से मूल्यांकन करने के लिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लगता है। क्या कह रहा है? 7 रुपए में 10 की दर से खरीदा है। सेम क्वेश्चन है। कह रहा है 7 रुपए में 10 की दर से खरीदा और कह रहा है 14 रुपए में कह रहा है 15 की दर से बेचा। बस सेम क्वेश्चन है। आपने 10 की दर से खरीदा, 15 की दर से बेचा है। आपको खरीदने और बेचने की वस्तुएं बराबर करनी है। कैसे करते हैं आपको पता है? 10 या 30, 15 दूनी 30। यहाँ 3 का यहाँ 2 का, तो मतलब देखो 30 वस्तुएं खरीदी, 30 वस्तुएं बेची। अब अगर यहाँ 3 का गुणा करा तो यहाँ भी 3 का कर दो, मतलब कितने रुपए में खरीदी? 21 में। यहाँ 2 का गुणा करा तो यहाँ भी 2 का कर दो, 14 दूनी 28 रुपए में बेची। अच्छा एक बात बताओ, आपने 21 रुपए में खरीदी थी, 28 रुपए में बेची है। आपने 21 रुपए में खरीदी और 28 रुपए में बेची तो आप क्या बोलोगे? लाभ हुआ है। आपने 21 रुपए में खरीदी, 28 रुपए में बेची तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लाभ हुआ। कितने रुपए का? तो आप बोलोगे 7 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन ये 7 रुपए का लाभ कमाने के लिए आपको कितनी वस्तुओं का सौदा करना पड़ता है? 30 वस्तुओं का। भाई साहब गौर कीजिएगा, 7 रुपए के लाभ के लिए 30 वस्तुओं का सौदा करना पड़ रहा है। लेकिन वो कह रहा है 7 रुपए का नहीं, हमें कितनी रुपए का लाभ चाहिए? 35 रुपए का। तो अच्छा एक बात बताओ, 7 रुपए के लिए अगर 30 वस्तुओं का सौदा चलना पड़ता है तो 7 पना 35।
33। तो भैया जब इसने 5 गुना कर दिया तो हम भी 5 गुना कर देंगे, तो 30 पंचे 150। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का भी यही आंसर आया था। कहने का मतलब 150 वस्तुओं का आपको सौदा करना पड़ेगा। बताइएगा आप सभी लोगों का यही आंसर आया है या नहीं। वेरी गुड। और अगर आप सभी लोगों का यही आंसर आया हुआ है तो हमने सीखना और रिवीजन करना स्टार्ट कर लिया है। हम अपने सफर को स्पीड से कंटिन्यू बनाए हुए हैं और इसी सफर को हम हमेशा इसी प्रकार से कंटिन्यू बनाए रखेंगे। बस आप लोग भी अपनी इस रिवीजन करने की और सीखने की प्रक्रिया को कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि अब आपको पता भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 से 3 महीने आप आराम कर चुके हैं, तो अब ज्यादा आराम की जरूरत नहीं है। अपनी भविष्य के लिए कुछ तो सीरियस होते हुए आप अपने स्वयं का खुद का टाइम टेबल बना लीजिए, किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, आपकी मंजिल कहाँ है, ये सब कुछ आपको स्वयं ही डिसाइड करना पड़ेगा। और आप जो भी डिसाइड करेंगे उस सफर में चलने के लिए ये पूरा संकल्प परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो चलिए हमारी और आपकी अगली मुलाकात एक बार फिर से होगी इसी टॉपिक में, इसी एक नए उमंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए, आज के दिन के लिए हमारा और आपका सफर यहीं तक का था। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।